ध्यान से सुनना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये पता करेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली चार्ज है या नहीं। इसके लिए एक यू ट्यूब लेंगे, यू ट्यूब में कोलाइडल सॉल्यूशन डालेंगे और उसे नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही करंट इसमें पास होगा तो दो बातें होंगी, या तो कोलाइडल पार्टिकल के मूवमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा या मूवमेंट में चेंज आएगा। अगर मूवमेंट में कोई चेंज नहीं आया तो कोलाइडल सॉल्यूशन शुड बी न्यूट्रल इन नेचर, और अगर इसके मूवमेंट में चेंज आया इट मींस कोलाइडल सॉल्यूशन विल बी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। तो जब हमने इसमें करंट डाला तो क्या देखा कि कुछ सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल जो है पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ सॉल्यूशन के केस में कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। It means that solution will be negatively charged colloidal solution. और कुछ के केस में जो कोलाइडल पार्टिकल है नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। It means कि that colloidal solution will be positively charged. तो जिस प्रोसेस से ये बात प्रूफ होता है उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल is confirmed by electrophoresis. इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called electrophoresis. During such process, the positive charge move towards cathode and negative charge move towards anode. कोई दिक्कत? तो ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इधर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इधर जाएगा। और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे, जिससे हमने ये प्रूफ किया कि कोलाइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली चार्ज है। दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें एक खास बात, अगर किसी भी तरह कोई मेम्ब्रेन लगाकर इसके पार्टिकल के मूवमेंट को रोक दिया जाए, सॉल्यूट पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल को मूवमेंट को रोक दिया जाए, तो होगा क्या? सॉल्वेंट का मूवमेंट होने लगेगा। तब हम इस कंडीशन को इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलेंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस बिल्कुल सही, ऑस्मोसिस में सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट मूव करता है। तो सीधी सी बात है, ड्यूरिंग electrophoresis if the movement of colloidal particle is prevented by suitable membrane, then dispersion medium begins to move called electroosmosis. कोई दिक्कत? मेम्ब्रेन वाली दोबारी बात ध्यान देना। हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, हमने करंट पास किया। कोलाइडल सॉल्यूशन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इधर जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज है तो इधर जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन लगा दे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो फिर सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट हो नहीं पाएगा। तो वैसे केस में सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होने लगेगा।
और जब सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा तो वो हमारा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहलाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट का मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कह देना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोआगुलेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोआगुलेशन। ध्यान देना, कोआगुलेशन का मतलब है डिस्पर्स्ड पार्टिकल का सिमटना। कोआगुलेशन का मतलब है डिस्पर्स्ड पार्टिकल का सिमटना। डिस्पर्स्ड पार्टिकल का सिमटना यानी प्रेसिपिटेशन। इसका दूसरा मतलब है प्रेसिपिटेशन और प्रेसिपिटेशन दूसरा मतलब। तो ये प्रेसिपिटेशन है कैसे, होगा कैसे? तो दो तीन प्रोसेस, परसिस्टेंट डायलाइसिस से या बहुत ज्यादा बॉयल ऐसे करोगे। घर में दिल्ली सप्लाई का पानी आता है, स्टील के कंटेनर में उसे बॉयल करो और जब बॉयल होना शुरू हो तो 5 मिनट तक उसे बॉयल होने देना और जब पूरी तरह से बॉयल हो जाए तो उस कंटेनर को कहीं छोड़कर ठंडा होने देना और ठंडा होने के बाद उस पानी को गिरा देना। तो उसके जब सरफेस पर उंगली फेरोगे तो तुम्हें पाउडर दिखेगा, क्योंकि पानी को जब बॉयल करते हैं तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल, वो कंडेंस बोल रहे हैं, कोआगुलेट होने लगते। तो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को अगर कोआगुलेट करना हो तो या तो बॉयल कर देंगे या फिर हद से ज्यादा डायलाइसिस करेंगे और या फिर ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल डालेंगे ताकि उससे न्यूट्रल होके सेटल डाउन हो। तो बेस्ट तरीका है कोआगुलेट प्रेसिपिटेट करने का किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल का डालना। ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल जब डालते हैं तो उससे न्यूट्रल होकर वो सेटल डाउन हो जाता है, यानी प्रेसिपिटेट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल। तो सीधा मतलब कोआगुलेशन का क्या निकला कि द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ, याद रखना सेटल डाउन को, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल is called coagulation. is called coagulation। सिंपल मतलब ये निकला, is called coagulation। अब ये प्रोसेस होगा कैसे? ये प्रोसेस होगा कैसे? तो वेरी सिंपल, such process takes place by adding electrolyte by persistent dialysis। persistent dialysis का मतलब हद से ज्यादा डायलाइसिस। persistent dialysis by persistent dialysis मतलब हद से ज्यादा डायलाइसिस। by boiling ठीक, या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस के भी थ्रू। इलेक्ट्रोफोरेसिस में सारे एक जगह सिमट जाएंगे और बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस इन सब में जो बेस्ट तरीका है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देंगे तो उससे सेटल डाउन हो जाए। तो इनमें बेस्ट तरीका है कोआगुलेट करने का कोलाइडल सॉल्यूशन को, और वो है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। इस पर बेस्ड हार्डी स्कूल्ज ने एक रूल दिया। इस पे बेस्ड हार्डी स्कूल्ज ने एक रूल दिया। साइंटिस्ट का नाम है हार्डी स्कूल्ज रूल। हार्डी
शुल्ज रूल, साइंटिस्ट का नाम है हार्डी शुल्ज। इन्होंने कहा कि जितना ज्यादा ऑपोजिट चार्ज होगा उतना ज्यादा कोआगुलेशन, जितना ज्यादा ऑपोजिट चार्ज होगा उतना ज्यादा कोआगुलेशन अकॉर्डिंग टू हिम। तो सिंपल वे में अभी समझाएंगे। अकॉर्डिंग टू हिम, ग्रेटर द वैलेंसी, ध्यान देना, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ flocculating ion added, greater is its valency, is its power to cause precipitation, or coagulation, इन्होंने कहा कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, वैलेंसी ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन का मतलब अभी क्लियर करेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग फॉर कोआगुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज सोल द ऑर्डर विल बी, फॉर कोआगुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज सोल द ऑर्डर विल बी। तो ध्यान देना, हेंस फॉर कोआगुलेशन of negative charge soul, the order of flocculating power is अभी यहाँ लिखेंगे similarly the coagulation of positive soul, the order of flocculating ion is, यहाँ लिखेंगे। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तभी हो पाएगा। ध्यान से समझना। हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, एक हमारा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है और एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को हम पॉजिटिव आयन से डालकर न्यूट्रल करेंगे और पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को नेगेटिव आयन डालकर कोआगुलेट करेंगे। ठीक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन और ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर एक ऐसा आयन जिस पे 3 पॉजिटिव है, तो इसका एक आयन 3 पार्टिकल को कोआगुलेट करेगा। और अगर हम यहाँ Na+ लेते हैं तो इसका एक पार्टिकल एक ही को कोआगुलेट करेगा। उसी तरह से अगर हमने लिया PO4 3 नेगेटिव, तो इसका एक आयन इसके 3 को कोआगुलेट करेगा। लेकिन अगर हमने Cl- लिया तो इसका एक आयन एक ही को कोआगुलेट करेगा। तो यही बात हार्डी शुल्ज ने कहा। इसे हम फ्लोकुलेटिंग आयन भी कहते हैं, इसी को हम फ्लोकुलेटिंग आयन कहते हैं। ध्यान देना, हमने कहा कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर ऑपोजिट चार्ज आयन डालेंगे तो वो कोआगुलेट होकर के यानी सेटल डाउन हो जाएगा। तो हार्डी शुल्ज ने कहा किसी भी सॉल्यूशन में फ्लोकुलेटिंग का मतलब होता है कंडेंस्ड करना, इसलिए आयन को हम फ्लोकुलेटिंग बोलते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइज करके
उसे सेटल डाउन करना, इसलिए हम इन्हें फ्लोकुलेटिंग आयन कहते हैं। ये भी फ्लोकुलेटिंग, ये भी सारे आयन को फ्लोकुलेटिंग आयन कहते हैं। तो हार्डी-सूल्ज रूल के अकॉर्डिंग अगर मुझे प्रेसिपिटेशन या कोआगुलेशन करना हो, तो प्रेसिपिटेशन या कोआगुलेशन करने के लिए जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोआगुलेशन। नेगेटिव को कोआगुलेट करने के लिए पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव को कोआगुलेट करने के लिए नेगेटिव चाहिए। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा। तो हार्डी-सूल्ज ने कहा कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन एडेड, ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। वो उतना ज्यादा आसानी से प्रेसिपिटेट बनाएगा। इस वजह से फॉर कोआगुलेटिंग नेगेटिव आयन, नेगेटिव सोल, फॉर कोआगुलेटिंग नेगेटिव सोल, द ऑर्डर ऑफ फ्लोकुलेटिंग पावर विल बी Al3+, सबसे ज्यादा कोआगुलेट करेगा, हमने अभी अभी कहा इसका एक पार्टिकल 3 नेगेटिव को करेगा, फिर Ba2+ और फिर Na+, क्योंकि इसका एक पार्टिकल एक ही को कोआगुलेट करेगा। ठीक उसी तरह से अगर हमारा पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन को नेगेटिव आयन कोआगुलेट करेगा। Similarly, for the coagulation of positively charged salt, the order of flocculating ion will be, तो ऑर्डर ऑफ नेगेटिव मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन होगा PO4 3 नेगेटिव, ये एक 3 को करेगा, फिर SO सल्फेट आयन ले ले तो इसका एक पार्टिकल 2 को कोआगुलेट करेगा, फिर Cl- ले ले तो इसका एक पार्टिकल 1 को कोआगुलेट करेगा। तो कोआगुलेशन के अंदर में हार्डी-सूल्ज रूल है। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत हो? अब इसमें दो बातें हैं, अब इसमें भी दो बातें हैं। हाँ, दूसरा आयन तो रहेगा लेकिन नेगेटिव है, सीधी सी बात है। मान लो एल्युमिनियम क्लोराइड लिए तो वो तो फिर आयन रह गया, तो वो तो सेटल डाउन हो गया। हमारा काम है कोलाइडल पार्टिकल को सेटल करना, हमारा काम है कोलाइडल पार्टिकल को सेटल करना। ठीक है, तो इसकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल सेटल्ड हो जाएगा। अब उसमें आयन है तो है अपना, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन तो प्रेसिपिटेट बन गया। साथ में नहीं, आप Ba2+ CO2+ ले सकते हो, तो वहां पर दोनों को इक्वल का साइन दे देंगे। ये तो हमने ऑर्डर बताया नंबर ऑफ पार्टिकल के रिस्पेक्ट, तो दैट इज हार्डी-सूल्ज रूल। अब एक छोटी सी बात, इसमें फिर दो बातें कि अगर इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है, ध्यान देना, दो पॉइंट हमने कहा, अगर इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है, अगर इलेक्ट्रोलाइट, दो बातें, अगर डाइल्यूट है तो ये टेम्पररी कोआगुलेशन करेगा, और अगर ये कंसंट्रेटेड है तो ये परमानेंट कोआगुलेट करेगा, कोआगुलेट करेगा। टेम्पररी कोआगुलेट का मतलब कोआगुलेशन होने के बाद अगर हम सॉल्यूशन को शेक कर दें तो वापस कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, और ऐसे फेनोमेना को हम कोआगुलेशन नहीं फ्लोकुलेशन बोलेंगे, फ्लोकुलेशन बोलेंगे। और जब टेम्परेरी कोआगुलेशन हो जाएगा तब हम उसे कोआगुलेशन बोलेंगे। डाइल्यूट के केस में टेम्परेरी कोआगुलेशन, दैट मीन्स सच प्रोसेस विल बी फ्लोकुलेशन, और अगर कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है तो इन दैट केस परमानेंट कोआगुलेशन टेक्स प्लेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिंपल कोआगुलेशन। कोई दिक्कत? इन्हीं को लिखने वाले।
ध्यान देना, कुछ भी पूछना हो तो तुरंत कह देना। दिक्कत है वो लोग जरूर बोलेंगे कि सर हाँ समझ नहीं आया। तो हमने सिंपल वे में आपसे अभी क्या कहा, इफ, ध्यान देना, इफ इलेक्ट्रोलाइट is dilute in nature, then flocculation takes place. ठीक, which can be reversed by shaking, the solution, whereas in case of a strong electrolyte, coagulation takes place. अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोआगुलेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत जो हमने अभी आपको समझाया, सारी बातें एक साथ यहाँ समझाए। यहाँ थियोरेटिकल है, यहाँ लिखना है सिर्फ कि कोलाइडल सॉल्यूशन को कोआगुलेट करने के लिए 3-4 प्रोसेस, persistent dialysis, electrophoresis, by boiling and adding electrolyte. इन चारों में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बेस्ट मेथड है। अभी आ रहे हैं, अभी आएंगे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बेस्ट मेथड है। पॉजिटिव को नेगेटिव कोआगुलेट करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव। हार्डी स्कूल्स ने कहा जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोआगुलेशन। इसी को हम फ्लोकुलेटिंग आयन कहते हैं। अब हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है तो वो जो कोआगुलेशन होगा वो टेम्पररी होगा, उसको शेक करने से वापस सॉल्यूशन बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। और अगर कंसंट्रेटेड है तो परमानेंट कोआगुलेशन। तो सिंपल मतलब तो यही निकला, ये तो सिर्फ कहने के लिए। डाइल्यूट है मतलब उसमें नंबर ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइट का कम है, नंबर ऑफ आयन इलेक्ट्रोलाइट का कम है। और कंसंट्रेटेड है मतलब नंबर ऑफ आयन इलेक्ट्रोलाइट का। अब डाइल्यूट है तो इसका मतलब पूरी तरह सॉल्यूशन को वो कोआगुलेट नहीं कर पाया, और अगर कंसंट्रेटेड है इट मीन्स कि वो पूरी तरह से कोआगुलेट कर चुका है। इसलिए ये प्रोसेस पूरी तरह से सेटल डाउन होता है कोआगुलेशन, ये परमानेंट सेटल डाउन नहीं होता। कोई दिक्कत? अब आपके माइंड में जो कुछ भी है तुरंत कह दो ताकि हम आगे निकलें। स्ट्रॉन्ग और कंसंट्रेटेड एक ही बात है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही तो कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान देंगे हमारी बात को। कैसे बताएं, रुक जाना। डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड जिस हमने लिखा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ही से मानकर चलो। ध्यान देना, कंसंट्रेटेड नहीं स्ट्रॉन्ग। और डाइल्यूट का मतलब इस केस में लिमिटेड है आयंस। मान लो कि मेरे पास यहाँ 8 आयन है सॉल्यूशन में, और डाइल्यूट का मतलब ये हो गया सॉल्वेंट ज्यादा है सॉल्यूट कम है। नहीं, किसी और ने पूछा। तो डाइल्यूट का मतलब आयन कम है,
और स्ट्रॉन्ग और कंसंट्रेटेड का मतलब आयन ज्यादा है। तो ये इसको पूरी तरह से कोआगुलेट कर देगा और ये इसको पूरी तरह से कोआगुलेट नहीं कर पाएगा। सिंपल मतलब है, ठीक है। इस वजह से यहाँ स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या? स्ट्रॉन्ग का मीनिंग है नंबर ऑफ आयन बहुत ज्यादा है जो कंसंट। स्ट्रॉन्ग में आपने क्या पढ़ते हो? कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब नंबर ऑफ आयन ज्यादा मिलेगा, और वीक में इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। तो स्ट्रॉन्ग है कंप्लीट डिसोसिएशन। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन है तो बोल देना। उन सब बातों का एक ही मतलब है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का आयन ज्यादा है तो कंप्लीट कोआगुलेट हो गया, और अगर इलेक्ट्रोलाइट का आयन कम है तो इनकम्प्लीट हो गया। इनकम्प्लीट में वापस आ जाएगा। अब याद रखना है लायोफिलिक, सबसे पहले कि कोई भी लायोफिलिक सोल है वो अगर स्टेबल है तो दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एक तो उस पे जो चार्ज है और दूसरा सॉल्वेशन, यानी सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन। तो मेनली ये सब कुछ टर्म्स है कि देयर आर टू फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल, दैट इज चार्ज एंड सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के दो कारण हैं, एक चार्ज और दूसरा सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन का मतलब हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब सॉल्वेंट के अंदर में इंट्रैक्शन हाई है तो सॉल्वेशन ज्यादा है, डिसॉल्व होने की टेंडेंसी। तो जितना इंट्रैक्शन होगा, अगर सॉल्वेशन कम होगा तो सेडिमेंटेशन की बात होगी, सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो इंट्रैक्शन हाई है, उनमें वो डिस्पर्स्ड हो जाएगा प्रॉपर वे में। डिस्पर्स फेज प्रॉपर वे में डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि लायोफिलिक सोल आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल। लायोफिलिक सोल आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल ड्यू टू एक्सटेंसिव सॉल्वेशन। सीधी सी बात है। हाँ, स्टेबिलिटी की बात, तो लायोफिलिक जो है सोल जो है मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल देन लायोफोबिक, देन लायोफोबिक। तो लायोफिलिक के अंदर में एक्सटेंसिव सॉल्वेशन है, अभी बताएंगे। इसलिए हमने यहाँ कि लायोफिलिक सोल में मोर सॉल्वेशन है और इसके अंदर में लेस सॉल्वेशन है। सॉल्वेशन का मतलब सॉल्वेंट लविंग, इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट, more interaction with solvent, lyophilic, solvent loving। solvent loving का सिंपल मतलब लेस सॉल्वेशन, मतलब लेस इंटरेक्शन, लेस इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट हेटिंग, मतलब सॉल्वेंट हेटिंग, सिंपल मतलब। कोई दिक्कत? चार्ज का क्या काम? कौन सा? इसमें स्टेबिलिटी भी तो चार्ज से ही होता है, स्टेबिलिटी भी तो चार्ज से ही होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट आसानी इसको, मतलब पहले से अगर भी सॉल्वेंट में कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको सेटल्ड कर देगा। अगर उस पे चार्ज ज्यादा है कोलाइडल सॉल्यूशन पे
तो कोई उसको आसानी से सेटल डाउन नहीं कर पाएगा, प्रेस कोआगुलेट नहीं कर पाएगा। कोआगुलेट उसे नहीं कर पाएगा। मान लो ऐसे समझो, हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, अभी बता रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसपे 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, इसके पार्टिकल पे। तो सीधी सी बात है कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो एक पॉजिटिव वाला तो इसको कोआगुलेट कर ही नहीं पाएगा। क्यों? 3 पार्टिकल मिलकर एक को कोआगुलेट करेगा, तो कोआगुलेशन पॉसिबल नहीं। और अगर हम 3 पार्टिकल वाला को डालेंगे तो इक्वल अमाउंट में डालेंगे तब जाकर कोआगुलेट होगा, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी उसके कंपैरिजन में जिस पे एक ही चार्ज है। तो उसके कंपैरिजन में इसका मतलब मोर द चार्ज मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि वो आसानी से कोआगुलेट होगा नहीं। कोई दिक्कत? अब लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन की टेंडेंसी होती है लायोफोबिक के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने की, और जिसकी वजह से वो उसको ये क्या कहते हैं प्रोटेक्ट कर लेता है कोआगुलेशन से, उसे प्रोटेक्ट कर लेता है कोआगुलेशन से। इस वजह से लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का दूसरा नाम प्रोटेक्टिव कोलॉइड भी है। इस वजह से लायोफिलिक को प्रोटेक्टिव कोलॉइड भी कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट की लेयर, चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन, चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन, चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से देखोगे, चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन, चार्ज ऑन कोलॉइडल, किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज है तो क्या कारण? चार्ज आने का 3 कारण होता है। एक, सॉल्यूशन के पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया कहीं से, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और दूसरा प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस, आयन अगर उसके सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाए तब वो चार्जेबल हो जाता है। सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट से या किसी इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रोलाइट जब चार्ज बनाता है तो प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करके उस वक्त ये कैप्चर करेगा। और तीसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर, फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर, इलेक्ट्रिक डबल लेयर। ये 3 तरीके से किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज बनता है। इनमें से हमें सिर्फ ये पढ़ना है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन। तो तुम्हें यहाँ सिर्फ याद रखना है कि चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन, चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन 3 तरीके से होते हैं। चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन 3 तरीके से होते हैं और जिनमें से हमें सिर्फ ये पढ़ना है, इनके बारे में नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस इन पर कि प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन की वजह से कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज डेवलप होता है। एक एग्जाम्पल फिर आप पूछेंगे, हमारी बात को फिर से सुनो। कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज का 3 कारण, ये कारण हमें नहीं पढ़ना, सिलेबस में नहीं। हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की वजह से चार्ज कैसे बनता है। तो थोड़ा सा 2 मिनट का वक्त दें
ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। ध्यान देना, दो एग्जाम्पल देना। पहला व्हेन, उसके बाद पूछना, अभी रुक जाना, पहले हमें व्हेन सिल्वर नाइट्रेट, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट solution is added in Ki solution, in Ki solution, then PPT of AgI will form. Okay, and adsorb, and adsorb क्या एड्सॉर्ब करेगा? जो कॉमन आयन होगा, आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन, टू फॉर्म नेगेटिव सॉल्यूशन। Similarly, when Ki solution is added in AgNO3, when Ki solution is added in AgNO3 solution, then positive sol will form. Positive sol will form. Colloidal will form. जरा मुझे एक्सप्लेन करने दो कुछ बच्चों के लिए। सर, आप कभी कहते हो Ki सॉल्यूशन को, सिल्वर नाइट्रेट को Ki में डालो, फिर कहते हो Ki को सिल्वर नाइट्रेट में डालो, इससे फर्क क्या पड़ेगा? पड़ेगा। यहाँ ध्यान देने, नींद ना लाएं, ध्यान देना। ए और बी थ्योरी है, समझेंगे तभी समझ आएगा। AgNO3 को ध्यान देना, AgNO3 को तुमने Ki में डाला, इट मीन्स ये स्मॉल अमाउंट में है, ये एक्सेस है, और तुमने Ki को AgNO3 में डाला, इट मीन्स ये स्मॉल है, ये एक्सेस है। मतलब ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट। किसी को किसी में भी तुम ऐड करो, प्रेसिपिटेट तो AgI ही बनेगा, प्रेसिपिटेट तो AgI ही बनेगा। लेकिन फर्क क्या पड़ा? इन दोनों के रिएक्शन से अगर ये प्रेसिपिटेट बनता है तो इसका मतलब एक्सेस होने की वजह से ये बच जाएगा, एक्सेस होने की वजह से ये बचेगा, और बचने की वजह से जो कॉमन आयन है, ध्यान देना, बाकी भी लिख दे रहे हैं, जो कॉमन आयन है वो इस पर अट्रैक्ट होगा। यानी सीधी सी बात है, ध्यान देना, AgI ये हमारा प्रेसिपिटेट। अब कॉमन क्या है? आयोडीन, तो आयोडीन इसके सराउंडिंग में आ जाएगा। बोर मत होइए। और दूसरे केस में अगर Ki को हमने AgNO3 में डालना, ध्यान देंगे इधर, Ki को AgNO3 में डाला तो AgI जो है ये बना, कॉमन आयन इसमें क्या बना? Ag प्लस बना, Ag प्लस बना। तो इस केस में नेगेटिव बनेगा, इस केस में पॉजिटिव बनेगा। जरा ध्यान से सुनो, सिल्वर नाइट्रेट को हमने
हाँ बिल्कुल, सिल्वर नाइट्रेट को हमने KI में डाला और KI को हमने AgNO3 में डाला। इस केस कोई भी केस हो AgI प्रेसिपिटेट बनेगा, AgI प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन एक्सेस होने की वजह से जैसे ये रह जाएगा, तो जो कॉमन आयन है इस पर एडजॉर्ब होगा, जो कॉमन आयन है वो इस पर एडजॉर्ब होगा। इस वजह से इस केस में नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, इस केस में पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। हमने यही लिखा है, चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज कैसे बनता है? तो प्रेफरेंशियल एडिशन ऑफ आयंस। हम किसे प्रेफरेंस देंगे? तो जो कॉमन आयन है उसे प्रेफरेंस देंगे। तो प्रेफरेंशियल एडिशन ऑफ आयन से चार्ज डेवलप होता है कोलाइडल पार्टिकल। प्रेफरेंशियल एडिशन की वजह से चार्ज डेवलप होता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन। अब अगर आयोडीन एडजॉर्ब हो गया, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, यानी हम इन दोनों में प्रेफरेंस किसे दिए? आयोडीन को। क्यों? कॉमन आयन की वजह से। इन दोनों में हमने प्रेफरेंस किसे दिया? तो सिल्वर को। क्यों? कॉमन आयन की वजह से। तो अगर आयोडीन एडजॉर्ब हो गया, पोटेशियम कहाँ रहेगा? तो पोटेशियम इसी के सराउंडिंग रहेगा। सिल्वर एडजॉर्ब हो गया तो NO3 कहाँ रहेगा? NO3 यही रहेगा, यही रहेगा। ध्यान देना, यही दो लेयर को हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। इन्हीं दो लेयर को हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। ध्यान देना, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इन्हीं दो लेयर को। और इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को जीटा पोटेंशियल कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं। सिर्फ एक लाइन ध्यान से सुनोगे अच्छी तरह। डायग्राम यही है, आप उसको ध्यान से क्लियर से देखिएगा, तभी समझ आएगा और तभी ये स्टेटमेंट समझ आएगा। क्या? तो द कॉम्बिनेशन ऑफ, द कॉम्बिनेशन, पुराने बुक में तो डायग्राम भी नहीं है, नई बुक में डायग्राम है। पुराने बुक में तुम्हें डायग्राम भी नहीं मिलेगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स, two layers of opposite charge around colloidal particle is called Helmholtz electrical double layer. Helmholtz electrical double layer। और उन दोनों के बीच the potential difference between fixed and diffuse layer is called zeta potential or electrokinetic potential। ध्यान से, कुछ लोग तो थोड़ा सा नेग्लेक्ट में है ना, इसलिए बोल रहे हैं। हमारा टॉपिक है चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज कैसे डेवलप होता है? तो 3 कारण से, इनमें से मुझे सिर्फ ये कारण पढ़ना। प्रेफरेंशियल, यानी कोई आयन अगर एडजॉर्ब हो रहा है तो कौन होगा और क्यों होगा, हम किसे प्रेफरेंस देंगे? तो ध्यान देना, हमने स्टेटमेंट लिखा
कि सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में डालें, पोटेशियम आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट, प्रेसिपिटेट यही बनेगा, रिएक्शन सेम होगा। फर्क ये है कि तुमने इसे इसमें डाला तो ये एक्सेस है, और तुमने इसे इसमें डाला तो ये एक्सेस है। एक्सेस होने की वजह से रिएक्शन होने के बाद ये बचा रहेगा, बचने की वजह से इनका जो कॉमन आयन है उसे एडजॉर्ब करेगा, जो कॉमन आयन है उसे एडजॉर्ब करेगा, और जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है, तब जाकर ये कोलाइडल पार्टिकल चार्ज डेवलप हुआ। तो अगर इसने कॉमन आयन आयोडीन को लिया तो ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, इसने सिल्वर को लिया तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दूसरा आयन इसी के सराउंडिंग रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्टेड। तो इन दोनों के बीच जो यहाँ लेयर है, इसी को हम हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब जरा एक बार फिर से बताओ जिन्हें प्रॉब्लम, डबल लेयर है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, ये नेगेटिवली ये पॉजिटिवली, ये पॉजिटिवली ये नेगेटिवली, तो दो लेयर बना, एक फिक्स्ड लेयर जो इस पे चिपका हुआ और एक डिफ्यूज लेयर जो इसकी तरफ अट्रैक्टेड है। तो ये फिक्स्ड लेयर, ये डिफ्यूज लेयर, और दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, वो प्रॉपर वे में आपको समझाने के लिए, ये आपको समझाने के लिए ऐसा लेयर जनरेट करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आएगा। आप लोग आपस में मत कन्वर्जन करो, यहाँ लेट हो रहा है, ध्यान दो, ठीक? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए, ठीक? नेक्स्ट टॉपिक है इमल्सन। इमल्सन का सिंपल मतलब लिक्विड लिक्विड कोलॉइडल सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड कोलॉइडल सॉल्यूशन को इमल्सन कहा जाता है। तो दो बातें होंगी, एक ऑयल इन वाटर और एक वाटर इन ऑयल, एक ऑयल इन वाटर, एक वाटर इन ऑयल। तो ऑयल इन वाटर का मतलब ये डिस्पर्स्ड फेज है और ये डिस्पर्सन मीडियम, यहाँ ये डिस्पर्स्ड फेज है, यहाँ ये डिस्पर्सन मीडियम, यहाँ वाटर एक्सेस है, यहाँ ऑयल एक्सेस है। सिंपल मतलब, सिंपल मतलब इमल्सन लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ठीक? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो मिल्क, ऑयल कम है वाटर ज्यादा है। वाटर इन ऑयल का इसका क्या हो जाएगा? तो बटर, बटर। और इन दोनों को आपस में बांधने वाले को इमल्सिफाइंग एजेंट बोलेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट बोलेंगे, जो दोनों को आपस में बांध के रखता है, इमल्सिफाइंग एजेंट जो दोनों को आपस में बांध के रखता है। इस केस में इमल्सिफाइंग एजेंट कौन है? तो प्रोटीन है, प्रोटीन इज द इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक? इस केस में क्या है? तो सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और दोनों का सेपरेशन, सेपरेशन को बोलेंगे
डिमल्सिफिकेशन। डिमल्सिफिकेशन बोलेंगे सेपरेशन, सिंपल वे में सेपरेशन को डिमल्सिफिकेशन। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कुछ पूछना है तो? इमल्सन, लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन इज द इमल्सन। लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन को इमल्सन बोलेंगे। दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। अगर वाटर ज्यादा है डिस्पर्शन मीडियम, ऑयल कम है डिस्पर्स फेस। ऑयल ज्यादा है डिस्पर्शन मीडियम, वाटर कम है डिस्पर्स फेस। एग्जाम्पल मिल्क है, एग्जाम्पल बटर है। दोनों को आपस में बांधने वाले को इमल्सिफाइंग एजेंट प्रोटीन, आपस में बांधने वाले को इमल्सिफाइंग एजेंट सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। और सेपरेशन को डिमल्सिफिकेशन बहुत तरीका है, हीटिंग, फ्रीजिंग, सेंट्रीफ्यूगिंग, इस तरीके से डिमल्सिफाइंग करते हैं। और फाइनली एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में लिखने से बेहतर है कि प्रॉपर वे में आपको हम बोल दें। एप्लीकेशन में लिखने से बेहतर है कि आपको प्रॉपर वे में हम बोलें। ध्यान देना। पहला पॉइंट, स्काई, आकाश नीला दिखता है। क्यों? स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल along with water suspended in air, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में। डस्ट पार्टिकल जो सस्पेंडेड है वाटर के साथ एयर में, उनसे ब्लू कलर का स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज टिंडल इफेक्ट, की वजह से आसमान नीला दिखता। दूसरा, आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन, आकाश में इलेक्ट्रोलाइट यानी अपोजिटली चार्ज पार्टिकल स्प्रे कर दो। ठीक, क्लाउड जो होता है वो भी चार्जेबल होता है। वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में सिमटने लगते हैं और सस्पेंडेड हो करके नीचे गिरने लगते हैं। बाय स्प्रेइंग अ सॉल्यूशन ऑफ कैरिंग ऑपोजिट चार्ज इनटू क्लाउड where condensation takes place of colloidal droplets of water. इस तरह से आर्टिफिशियल रेन होता है। तो सिंपल वे में, आसमान में बादलों में नमक छिड़कने से बहुत कंट्री में आर्टिफिशियल रेन होता है। तो सारे ड्रॉपलेट्स कंडेंस्ड होने यानी कोआगुलेशन होने लगता है, प्रेसिपिटेशन होने लगता है और वो नीचे बारिश के फॉर्म में गिरता है। नेक्स्ट, डेल्टा का फॉर्मेशन। नदी बहते हुए समुद्र से मिलता है। नदी बहते हुए समुद्र से मिलता है तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, वहां भी कोआगुलेशन होता है। क्यों? तो जो भी ओशन में, इतना तो पता है कि समुद्र में नमक होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। ओशन का जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो नदी के मिट्टी से कोआगुलेट होने लगता है और वहां पर दलदल बनने लगता है, दैट इज डेल्टा। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा takes place due to coagulation of electrolyte and clay of river. ठीक, नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। डेल्टा वाला दोबारा, रिवर अपने साथ बहुत ही बारीक क्ले पार्टिकल लेकर समुद्र में जाता है। समुद्र के अंदर में सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है। वो इलेक्ट्रोलाइट इस क्ले पार्टिकल के साथ मिक्स होकर के कोआगुलेशन शो करता है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में कोआगुलेशन की वजह से डेल्टा बनता है, दलदल बनता है, उसी को दलदल कहते हैं। अब मोस्ट ऑफ द मेडिसिन यूज्ड आर कोलॉइडल इन नेचर। कोलॉइडल इन नेचर क्यों? It provide large surface area due to which
easy to assimilate, hence more effective in nature. ये लार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन से अगर मेडिसिन बना है तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा तो आसानी से एसिमिलेट होगा हमारे बॉडी में और हाईली इफेक्टिव होगा। बहुत सारे हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्टोमक के लिए है, सिल्वर सोल होता है जो आंखों में यूज किया जाता है, एग्रीसोल, एग्रीगोल नाम है। फिर उसके बाद हार्डनिंग ऑफ लेदर, हार्डनिंग ऑफ लेदर यानी कि जानवरों का हाइड्स, 1 मिनट और ज्यादा नहीं, जानवरों का हाइड्स चमड़ा को अगर हम टैनिन के अंदर, टैनिन एक सॉल्यूशन है, टैनिन के अंदर मिक्स करते हैं तो म्यूचुअल कोआगुलेशन होता है टैनिन और एनिमल हाइड्स के बीच, और जिसकी वजह से जो स्किन सॉफ्ट होता है हार्ड हो जाता है, जो स्किन सॉफ्ट होता है वो हार्ड हो जाता है। तो हार्डनिंग ऑफ लेदर इज ड्यू टू म्यूचुअल कोआगुलेशन, म्यूचुअल कोआगुलेशन बिटवीन टैनिन एंड एनिमल हाइड्स। ठीक उसी तरह से प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय एडिंग एलम, एलम फिटकरी को कहते हैं, वो भी सारे पार्टिकल्स के साथ कोआगुलेशन करके प्रेसिपिटेट बनाकर सेटल डाउन कर दे। तो these are the different applications, these are the different applications of colloids। कोई दिक्कत, किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप पूछोगे जरूर, अगले क्लास में पहले आप अपने प्रॉब्लम पूछोगे, नहीं अगले क्लास में आप पहले अपने प्रॉब्लम पूछोगे फिर हम आगे चलेंगे। क्यों? अगले क्लास में नया चैप्टर शुरू होगा, नया चैप्टर शुरू होगा सॉलिड स्टेट, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए।